आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 4 के प्रमुख लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में विस्तार से चर्चा किया था। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मांग एवं मांग के नियम। तो पहला प्रश्न है, आवश्यकता क्या है या आवश्यकता किसे कहते हैं? आवश्यकता किसे कहते हैं या आवश्यकता क्या है? आपका उत्तर होगा, जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम अपने सीमित साधन व्यय करने को तैयार होते हैं, उसी इच्छा को हम आवश्यकता के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, मांग क्या है? मांग क्या है या मांग से आप क्या समझते हैं? तो मानव जिन आवश्यकताओं को वास्तविक रूप में पूरा कर लेता है या मानव की वही आवश्यकता जिसे वास्तविक रूप में पूरा कर लिया जाता है, मांग कहलाता है। अगला प्रश्न है, मांगी गई मात्रा से आप क्या समझते हैं? मांगी गई मात्रा से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर होगा, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को तैयार होता है, उसे ही मांगी गई मात्रा कहते हैं। अगला प्रश्न है, मांग के आवश्यक तत्व कौन कौन हैं? आपका उत्तर होगा, मांग के आवश्यक तत्व 5 है। नंबर 1, वस्तु की इच्छा। नंबर 2, वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त साधन। तीसरा, साधन व्यय करने की तत्परता। चौथा, निश्चित कीमत। पांचवा, निश्चित अवधि। अगला प्रश्न है, मांग फलन क्या है? मांग फलन क्या है या मांग फलन से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, किसी वस्तु की मांग, किसी वस्तु की मांग और उसके प्रभावित करने वाले घटकों के फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। तो प्रश्न है, व्यक्तिगत मांग फलन क्या है या व्यक्तिगत मांग फलन से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, व्यक्तिगत मांग फलन बाजार में किसी एक उपभोक्ता, मतलब बाजार में किसी एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए उसके मांग के विभिन्न निर्धारक घटक को प्रकट करने वाले संबंध को व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं। दूसरा है, बाजार मांग फलन क्या है? आपका उत्तर होगा, किसी वस्तु की बाजार मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्व के संबंध को बाजार मांग फलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कीमत मांग क्या है अथवा कीमत मांग से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर होगा, किसी वस्तु की कीमत और उसके मांग के बीच फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। कीमत मांग कहते हैं। वस्तु की कीमत और उसके मांग के बीच फलनात्मक संबंध को हम कीमत मांग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन हैं? मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन हैं? आपका उत्तर होगा, मांग के
प्रमुख निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वस्तु की उपयोगिता, मतलब वस्तु की उपयोगिता ज़्यादा होगी तो उसकी मांग ज़्यादा होगी, वस्तु की उपयोगिता कम होगी तो उसकी मांग भी कम होगी। दूसरा है आय का स्तर। आय का स्तर भी मांग को प्रभावित करता है, क्योंकि आय ज़्यादा होगी तो मांग ज़्यादा करोगे आप, आय कम होगी तो आपका मांग कम होगा। यही कारण है कि धनी व्यक्ति की आय जब ज़्यादा होती है तो धनिक वस्तु का मांग ज़्यादा करता है, गरीब की आय कम होती है तो गरीब किसी वस्तु का मांग कम करता है। तीसरा, धन का वितरण। धन का वितरण भी मांग को प्रभावित करता है, क्योंकि जानते हैं कि सभी लोग एक समान नहीं हैं। किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है। तो अमीर लोग जो होते हैं वह विलासिता की वस्तु की मांग करते हैं, और जो निर्धन होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वह पहले अनिवार्य वस्तु की मांग करते हैं। उसके बाद संबंधित वस्तु की कीमत, रुचि और फैशन में बदलाव और भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना भी मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न है, मांग तालिका अथवा मांग अनुसूची क्या है? मांग तालिका एवं मांग अनुसूची क्या है? आपका उत्तर होगा, किसी निश्चित समय पर वस्तु के विभिन्न कीमतों, किसी निश्चित समय पर वस्तु के विभिन्न कीमतों एवं उन कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राओं के पारस्परिक संबंध को बताने वाली तालिका मांग तालिका या मांग अनुसूची कहलाती है। और मांग तालिका 2 प्रकार की होती है, कल हमने चर्चा किया था, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। फिर प्रश्न है, तो व्यक्तिगत मांग तालिका क्या है? व्यक्तिगत मांग तालिका क्या है? आपका उत्तर होगा, किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु को विभिन्न कीमतों पर जितनी मात्रा की मांग करता है उसी को प्रदर्शित करने वाली तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाता है। फिर अगला है, तो बाजार मांग तालिका क्या है? बाजार मांग तालिका क्या है? आपका उत्तर होगा, संपूर्ण बाजार में किसी समय बिंदु पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग को प्रदर्शित करने वाली तालिका बाजार मांग तालिका कहलाती है। अगला प्रश्न है, मांग वक्र एवं मांग वक्र के ढलान से आप क्या समझते हैं? मांग वक्र एवं मांग वक्र के ढलान से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, मांग की तालिका को यदि रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है तो उसे ही मांग वक्र या मांग वक्र की ढलान कहते हैं। और आपको बता दें, चर्चा हमने कल भी किया था कि मांग वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है, क्योंकि ऊंची कीमत पर वस्तु की मांग कम की जाती है और कम कीमत पर वस्तु की मांग ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, मांग के कितने प्रकार हैं? मांग के कितने प्रकार हैं? तो आपका उत्तर होगा, मांग के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कीमत मांग। नंबर 1 में क्या होगा? कीमत मांग। नंबर 2, आय मांग। नंबर 3 में तिरछी अथवा आड़ी मांग। 4 में संयुक्त मांग। 5 में व्युत्पन्न मांग और 6 नंबर में सामूहिक मांग। अगला प्रश्न है, कीमत मांग क्या है? तो कीमत मांग क्या है या कीमत मांग से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, कीमत मांग से हमारा अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से है जो एक निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमत पर उपभोक्ता के द्वारा मांग की जाती है। अगला प्रश्न है, आय मांग या एंजिल वक्र क्या है? मतलब आय मांग को ही हम एंजिल वक्र के नाम से भी जानते हैं। आय मांग क्या है? आपका उत्तर होगा, आय मांग से हमारा तात्पर्य उन वस्तु एवं सेवाओं की उन मात्राओं से है या मात्राओं से लिया जाता है जिसमें एक उपभोक्ता निश्चित समय अवधि में निश्चित आय स्तर पर विभिन्न वस्तुओं को खरीदने की क्षमता रखता है। इस बात की व्याख्या सबसे पहले जर्मनी के अर्थशास्त्री एंजिल ने किया था, इसलिए इसको हम एंजिल वक्र के नाम से भी जानते हैं। अगला है श्रेष्ठ वस्तु
या सामान्य वस्तु किसे कहते हैं? श्रेष्ठ वस्तु या सामान्य वस्तु किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा सामान्य वस्तु या श्रेष्ठ वस्तु वह है जिसमें कीमत और मांगी गई मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। मतलब आय बढ़ने पर मांग बढ़ता है और आय कम होने पर मांग क्या होता है? घटता है। या कीमत कम होने पर आय भी घटता है। आय बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा और कीमत घटेगा तो मांग भी घटेगा। इस वस्तु को हम सामान्य वस्तु, आय घटने पर मांग घटे, आय बढ़ने पर मांग बढ़े। अगला है घटिया वस्तु या निम्न कोटि की वस्तु किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा घटिया वस्तु उन वस्तु को कहते हैं जिन्हें उपभोक्ता हीन दृष्टिकोण से, नीच दृष्टिकोण से देखता है और इसका प्रयोग इसलिए करता है ताकि व्यक्ति की आय कम होती है। जैसे मोटा अनाज, मोटा कपड़ा, डालडा। अगला है गिफिन के विरोधाभास नियम से आप क्या समझते हैं? गिफिन के विरोधाभास नियम से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा गिफिन के विरोधाभास नियम सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु के प्रयोग से जुड़ा हुआ एक नियम है। इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति की आय कम होती है तो वह निम्न कोटि की वस्तु का प्रयोग करता है और जब व्यक्ति की आय जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो वह निम्न कोटि के वस्तु का प्रयोग करना छोड़ते जाता है और उच्च कोटि के वस्तु का प्रयोग करना शुरू कर देता है। इस बात की ओर ध्यान सबसे पहले इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन ने दिलाया था, अतः इसको हम गिफिन का विरोधाभास नियम के नाम से जानते हैं। फिर अगला प्रश्न होगा तो श्रेष्ठ वस्तु और निम्न वस्तु और गिफिन वस्तु में क्या अंतर है? निम्न वस्तु या घटिया वस्तु तथा गिफिन वस्तु में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा निम्न वस्तु या घटिया वस्तु कहो और गिफिन वस्तु में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, निम्न वस्तु की मांग, निम्न वस्तु पर मांग का नियम लागू होता है जबकि गिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा, निम्न वस्तु पर उपभोक्ता अपनी आय का बहुत छोटा भाग खर्च करता है जबकि गिफिन वस्तु पर उपभोक्ता अपनी आय का बहुत बड़ा भाग खर्च करता है। अगला प्रश्न है तिरछी अथवा आड़ी मांग क्या है? तिरछी अथवा आड़ी मांग क्या है? आपका उत्तर होगा अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने पर एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से, एक वस्तु की कीमत में अन्य बातें समान रहने पर एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसके सापेक्ष दूसरे वस्तु के मांग में जो परिवर्तन होता है उसे तिरछी अथवा आड़ी मांग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त मांग क्या है? संयुक्त मांग क्या है? उत्तर होगा जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं की मांग की जाती है तो उसे हम संयुक्त मांग के नाम से जानते हैं। जैसे जूता मोजा, बॉट बैल, स्कूटर पेट्रोल। फिर है व्युत्पन्न मांग क्या है या व्युत्पन्न मांग से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा जब एक वस्तु की मांग के साथ, मतलब जब हम एक वस्तु की मांग करते हैं उसके साथ दूसरी वस्तु की मांग स्वतः उत्पन्न हो जाए। जब एक वस्तु की मांग करते हैं तो दूसरी वस्तु की मांग स्वतः उत्पन्न हो जाए तो इसे हम व्युत्पन्न मांग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है तो सामूहिक मांग क्या है या सामूहिक मांग से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा जब एक वस्तु 2 या 2 से अधिक उपयोगों में मांगी जाती है, मतलब एक ही वस्तु जब 2 या 2 से अधिक उपयोगों में मांगी जाती है तो इसको हम सामूहिक मांग कहते हैं। जैसे कोयला, इससे कई आवश्यकता पूरा होता है, बिजली, दूध। अगला प्रश्न है स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं? स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा स्थानापन्न वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जो एक दूसरे के बदले में एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब जब ऐसी कोई वस्तु है जो एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए
एक ही वस्तु की जगह दूसरा वस्तु का प्रयोग करते हैं, मतलब एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का प्रयोग किया जाए, तो इसे हम स्थानापन्न वस्तु कहेंगे। जैसे चाय का कॉफ़ी है, चीनी का मीठा है। फिर है पूरक वस्तु किसे कहते हैं? पूरक वस्तु क्या है या पूरक वस्तु किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा पूरक वस्तु उस वस्तु को कहते हैं, पूरक वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जो किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे कलम, स्याही, स्कूटर, पेट्रोल। अगला प्रश्न है, तो मांग के नियम को लिखें। मांग के नियम को लिखें या मांग के नियम पर प्रकाश डालें या मांग के नियम को स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा मांग का नियम यह बताता है, मांग का नियम यह बताता है यदि अन्य बातें समान रहे तो, यदि अन्य बातें समान रहे तो ऊंची कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग कम करता है और कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग ज़्यादा करता है। फिर अगला प्रश्न होगा, अन्य बातें समान रहे वाक्यांश का अर्थ क्या है? अन्य बातें समान रहे वाक्यांश का क्या अर्थ है? अथवा मांग के नियम की मान्यता को लिखें। आपका उत्तर होगा अन्य बातें समान रहे, इसका मतलब है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता के रुचि स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तु के कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। उपभोक्ता को किसी नवीन स्थानापन्न वस्तु का ज्ञान नहीं होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न करता है, मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है क्यों? मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है क्यों? अथवा उपभोक्ता कम कीमत पर अधिक वस्तु खरीदता है क्यों? आपका उत्तर होगा मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, अर्थात यह बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है। इसका मूल कारण यह है कि उपभोक्ता कम कीमत पर ज़्यादा वस्तु खरीदता है और ज़्यादा कीमत पर कम वस्तु खरीदता है, इसलिए मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न बनता है, मांग वक्र के ऋणात्मक होने के कौन कौन से कारण हैं? मांग वक्र के ढाल के ऋणात्मक होने के कौन कौन से कारण हैं? तो आपका उत्तर होगा मांग वक्र के ऋणात्मक होने के कई कारण हैं। पहला कारण है मांग का नियम घटती सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। दूसरा, व्यक्ति के क्रय शक्ति में वृद्धि का आय पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। चौथा, उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन के कारण। फिर अगला प्रश्न बनता है, तो मांग के नियम के अपवाद को लिखें। मांग के नियम के अपवाद को लिखें, अथवा मांग का नियम किन किन परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। मांग का नियम किन किन परिस्थितियों में लागू नहीं होता है? आपका उत्तर होगा मांग के नियम के प्रमुख अपवाद निम्नलिखित हैं। मांग के नियम के प्रमुख अपवाद निम्नलिखित है। नंबर 1, भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना। भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण और गिफिन के विरोधाभास नियम के कारण। अगला प्रश्न है, सामान्य वस्तु और गिफिन वस्तु में क्या अंतर है? सामान्य वस्तु और गिफिन वस्तु में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा सामान्य वस्तु और गिफिन वस्तु में निम्नलिखित अंतर है। सामान्य वस्तु में मांग का नियम लागू होता है, जबकि गिफिन वस्तु में मांग का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा, सामान्य वक्र का ढाल ऊपर से नीचे बाएं की ओर होता है, जबकि गिफिन वस्तु का मांग का जो वक्र होता है नीचे से ऊपर की ओर जाता है। सामान्य वस्तु पर आय प्रभाव धनात्मक होता है और गिफिन वस्तु पर आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। फिर प्रश्न है, मांग विस्तार क्या है? मांग विस्तार क्या है? तो किसी वस्तु के कीमत में कमी होने के कारण
किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण उपभोक्ता उस वस्तु की मांग क्या करता है, ज़्यादा करता है। तो इसे मांग का विस्तार कहते हैं। मतलब ज़्यादा मांग हो गया तो मांग का विस्तार। फिर प्रश्न, मांग संकुचन क्या है? तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण, किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु के मांग में कमी आ जाता है, तो इसे मांग संकुचन कहते हैं। फिर प्रश्न है, तो मांग में वृद्धि क्यों होता है, या मांग में वृद्धि के क्या कारण है? तो मांग में वृद्धि के कई कारण है। पहला है, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, प्रतिस्थापन वस्तु का कीमत बढ़ जाए, पूरक वस्तु की कीमत में कमी आ जाए, फैशन या ऋतु में परिवर्तन आ जाए, उपभोक्ता की संख्या बढ़ जाए, भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना हो और भविष्य में उपभोक्ता की आय बढ़ने की भी संभावना हो, तो इससे कारण मांग बढ़ता है। दूसरा है, मांग में संकुचन के क्या कारण है? मतलब मांग कम हो जाता है कब, या मांग में कमी किन किन परिस्थितियों में होता है? तो आपका उत्तर होगा, मांग संकुचन के निम्नलिखित कारण है। पहला, जब उपभोक्ता की आय में कमी हो जाती है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, रुचि, फैशन और जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, उपभोक्ता की संख्या में कमी होने से, निकट भविष्य में कीमत कम होने पर, भविष्य में उपभोक्ता की आय में कम होने पर। अगला प्रश्न है, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है, या प्रतिस्थापन प्रभाव से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, जब एक ही आवश्यकता की पूर्ति दो या दो से अधिक वस्तुएं संभव होती है, तब अन्य वस्तुओं की कीमत स्थिर रहने की अवस्था में, जब एक ही आवश्यकता की पूर्ति दो या दो से अधिक वस्तु से होती है, तब अन्य वस्तु की कीमत स्थिर रहने की अवस्था में एक वस्तु की कीमत का परिवर्तन मूल वस्तु के उपयोग में परिवर्तन ला देता है। कीमत घटेगा तो जिसका हम पहले करते हैं उसका हम छोड़ देंगे, क्योंकि उपभोक्ता मूल वस्तु एवं स्थानापन्न वस्तु में के अनुपात में परिवर्तन ला कर देता है। तो इसे ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। अगला है, आय प्रभाव अथवा क्रय शक्ति में वृद्धि से आप क्या समझते हैं? तो किसी वस्तु के कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय मतलब क्रय शक्ति बढ़ जाती है। कैसे? तो उतना ही पैसा में वह ज़्यादा वस्तु खरीद लेगा, जिसके कारण उपभोक्ता पहले के उपयोग स्तर को बनाए रखने के लिए पहले जितना वस्तु खरीदता था, अब उतना ही वस्तु कम रुपया में क्या कर लेगा, खरीद लेगा। मतलब कम खर्च करना पड़ेगा। तो इसे ही आय प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो ये था अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 4 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रश्न को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।